अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है छुपा रुस्तम। तो आइए शुरू करते हैं। छोटे शाह जी, बासु कुमार कत्ल हो गया है। मैंने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में इमाम साहब को खबर दी। कब और कैसे, इसका तो पता नहीं, अलबत्ता इसकी लाश आज सवेरे पीपल के दरख्त से लटकी हुई मिली है। खंजर के पूरे 6 जख्म थे पेट पर। मैंने आंखें फैलाते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, खसकम जहाँ पाक। अब इसकी लाश कहाँ है? इमाम साहब ने पूछा। वो तो पुलिस ले गई, मैंने जवाब दिया। और कुछ पता चले तो बताना। इतना कहकर इमाम साहब ने तिपाई पर खुले कुरान पाक पर निगाह जमा ली। रमज़ान का महीना था और इन्हें रात को तरावी में सुनाना होता था, इसलिए मैं जब भी मस्जिद में आया इन्हें कुरान पाक की तिलावत करते हुए पाया। मैंने सलाम किया और उल्टे कदमों वापसी की राह ली। घर पहुंचने से पहले सारे रास्ते मेरे जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि आखिर किसने इतनी जुर्रत दिखाई और एक बेगैरत से इस ज़मीन को पाक कर दिया। फिर खुद ही बुड़बुड़ाया, किसी गैरतमंद की बहन बेटी पर निगाह डाली होगी तो उसने भी इसे राह जहन्नम पर डाल दिया होगा। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही था कि इतना गैरतमंद और जुर्रतमंद है कौन? इस पूरे गांव में तो कोई नहीं था। यहाँ तक कि गांव का पंच भी बासु से डरता था। शायद किसी साथ वाले गांव का हो। जो भी होगा पुलिस पता लगा लेगी। मुझे अपना दिमाग खपाने की क्या ज़रूरत। इस सोच के साथ ही मैं हवेली के दरवाजे पर पहुँच गया। अब्बा जी के साथ हथ टोके पर चारा बनवाने के बाद मैं एक बार फिर चाय पकुआ पर था। और एक कामे पुत्र, मुझे अकब से चाचे ग़ुलाम रसूल की नकाहत भरी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम तो ग़ुलाम मोहम्मद था, लेकिन गांव वाले सारे मुझे कामा ही कहते थे। जी चाचा, मैंने जवाब दिया। ओ पुत्र, मुझे तो कमर की पीड़ ने चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ा। वो तेरी बहन जीनत डॉक्टर के पास गई थी मेरी दवाई लेने, अभी तक वापस नहीं आई। इसका तो पता कर दे, कित्थे रह गई। पहले तो जीनत को मेरी बहन कहने पर मैंने दिल ही दिल में चाचे को 5-7 सुनाई। बचपन से न जाने में इसके बारे में कौन कौन से ख्वाब दिल में सजाए बैठा था और चाचा जब भी मिलता था सारे ख्वाबों पे ओस डाल देता था। मैं अच्छा चाचा कहता हुआ डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चल पड़ा। 2 खेत अबूर करने के बाद सीधी गली डॉक्टर के क्लिनिक को जाती थी। अभी मैं गली में दाखिल ही हुआ था कि मुझे असलम मिट्टू की हवेली में जीनत की झलक नजर आई। इसकी उम्र 16 साल हो गई थी, जबकि अपनी उम्र से वो 2-3 साल बड़ी ही लगती थी। लेकिन अभी तक वो अपने बचपन से बाहर नहीं आई थी। वही अल्लड़पन, वही शरारतें और वही मासूमियत। कुछ बदला था तो सिर्फ इसका कद काठ, वरना अभी तक वो वही बच्ची थी जो खेतों में हमारे साथ आंख मिचौली खेला करती थी या गलियों में गिल्ली डंडा। बेर की एक लंबी शाख से वो जामन छाड़ रही थी और जो जामन ज़मीन पर गिरता इसे उठाकर अपनी झोली में समेट लेती थी। ज़ैनो, मैंने आवाज़ लगाई। क्या है? इसकी बिफरी हुई आवाज़ सुनाई थी। वो हर एक से इसी लहजे में बात करती थी, इसीलिए ज़्यादातर लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते थे। तेरा अब्बा तुझे बुला रहा है। उसने तुझे दवाई लेने भेजा था और तू यहाँ जामन इकट्ठे कर रही है। ठीक है, आती हूँ, तू जा, इसे कह दे आ रही है। कोई और बात करने की बजाय मैंने वहाँ से खिसकने में ही आफियत जानी, वरना इसका क्या पता बेरी की शाख से मेरे ही लत्ते लेने लग जाती। अभी पिछले हफ्ते ही इसने बासु के तस्करे की धोबी पाट मार कर टांग तोड़ दी थी। बासु तिलमिलाया तो काफ़ी था, लेकिन इसके भाई रफ़ीक और फीके ने इसे ठंडा कर लिया था। बासु 2 साल पहले हमारे गांव बिस्मिल्लाहगढ़ में आया था। ये शकरगढ़ के नवा में बॉर्डर के करीब वाक़ है। यहाँ बिजली तो किसी न किसी तरह पहुँची गई है, लेकिन गैस अभी तक 20-25 किलोमीटर दूर ही है। पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि गैस आ रही है, पता नहीं आ कैसे रही है। शायद खुद ही आ रही है और रास्ते से भी बेखबर है। बासु एक छटा हुआ बदमाश था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कौन है और कहाँ से आया है। जो भी जानता था बस इतना कि ये जो कहता है सर झुकाओ और मान लो। इब्तिदा में ये सिर्फ भत्ता लिया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गाँव वालों की लड़कियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी।
अगर कोई इसकी राह में रुकावट बनता तो अगले दिन किसी खेत में इसकी लाश मिलती थी। पुलिस में कई दफ़ा रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस को हर महीने इनका हिस्सा पहुंचता रहता था। इन्हें क्या तकलीफ़ थी बिला वजह टांग अड़ाने की? और अगर किसी को ईमानदारी का बुखार चढ़ भी जाता तो चंद दिन बाद वो किसी और शहर में बैठा होता था। फीका इसका छोटा भाई था। वो इससे 4 कदम आगे था, लेकिन ठंडा करके खाने का आदी था। शिकार को इस तरीके से घेरता था कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। 2 साल में कई लड़कियों की आबरूरेज़ी हुई और कई लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन इन 2 भाइयों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला था? चाहे पूरा गांव ही अपना घर बार छोड़कर निकल जाता। सारे गांव की गैरत जो सोई हुई थी, जिनमें मैं भी शामिल था। और आज 2 साल बाद बासु की लाश पीपल पर टंगी हुई मिली थी। गांव वालों के चेहरे से खुशी फूटे पड़ रही थी, लेकिन वो खुलकर खुशी का इजहार नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो शायद कल इसी जगह उनकी अपनी लाश नजर आती, क्योंकि फीका तो अभी जिंदा था। अगले दिन लाश वापस आ गई। फीका इमाम साहब के पास पहुंचा कि वो जनाजा पढ़ा दें, और इस वक्त पूरे गांव ने एक हैरतनाक मंजर देखा। जब इमाम साहब ने कमाले इत्मीनान से कहा, मैं किसी काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा सकता, जिसके सामने किसी की ऊंची आवाज़ नहीं निकलती थी, इसके सामने कल का ये लड़का इसके भाई पर कुफ्र का फतवा लगाकर जनाजे से इनकार कर रहा था। फीके का चेहरा गुस्से से लाल भभू का हो गया। उसने दांत पीसे और इमाम साहब की आंखों में आंखें डालकर गरजा, क्या कहा? दोबारा बोल ज़रा। मैंने कहा मैं किसी काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। बहरा हो गया है क्या? अगर बहरा हो गया है तो जा अपने कान का इलाज करवा। इमाम साहब ने दूसरी बार गरज कर उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा। फीके का दायां हाथ घूमा और इमाम साहब के मुंह पर पड़ा। इमाम साहब के कदम डगमगा गए और बाछों से खून बह निकला। फीके ने इसी पर बस नहीं की, बल्कि इन्हें रुई की तरह धुनक के रख दिया, और हम इसी बेहिसी की तस्वीर बने खड़े रहे। हमें से कोई उस आगे न बढ़ा कि उसका हाथ रोक ले। इसे उठाकर डेरे पर ले जा। देखता हूँ मैं ये कैसे जनाजा नहीं पढ़ा था, इसका तो बाप भी जनाजा पढ़ाएगा। उसने अपने एक गुर्गे को इशारा किया। बासु का जनाजा हो गया, किसी और मौलवी ने पढ़ाया था। 3 दिन गुजर चुके थे। छोटे शाहजी का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। सारे गांव वाले परेशान थे, क्योंकि छोटे शाहजी को वो सब अपने सगे बेटों की तरह ही समझते थे। छोटे शाहजी का असल नाम तो अब्दुल बासित था, लेकिन सब उनको उनके बचपन से ही छोटे शाहजी कहा करते थे। वो इसी गांव में पैदा हुए थे और एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद आलिम थे। वो नहायत शफीक, नेक और परहेज़गार शख्स थे। गांव वाले आंखें बंद करके उन पर एतमाद करते थे। इनके पास अपनी अमानतें रखवाते, जिनमें कभी खयानत नहीं हुई। छोटे शाहजी की वालदा उनके बचपन में ही फौत हो गई थी और उनकी परवरिश उनके वालिद के हाथों ही हुई थी। मैंने और छोटे शाहजी ने 10 जमातें गांव के स्कूल में इकट्ठी पढ़ी थी। हम बचपन से ही अच्छे दोस्तों की तरह थे। बेतकल्लुफ़ी की कई हदें अबूर करने के बावजूद इनका एक एहतराम था जो हमेशा मेरे दिल में रहा। और वैसे भी वो इतने सुलझे हुए और शरीफ नफ्स थे कि कोई कुछ भी कह देता, चाहे गलती दूसरे की होती, ये माजरत कर लिया करते थे। मैट्रिक के बाद मैं अब्बा जी के साथ खेत और जानवर संभालने लगा और साथ साथ प्राइवेट पढ़ाई भी जारी रखी, जबकि छोटे शाहजी शहर के एक बड़े मदरसे में दाखिल हो गए। बासु कुम्हार अभी गांव में नया नया ही पारित हुआ था कि छोटे शाहजी के वालिद साहब फौत हो गए। इनकी वफ़ात के बाद छोटे शाहजी पक्के ही शहर के होकर रह गए थे। मैंने सुना था कि वो साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, जिसके बाद में उन्होंने खुद तस्दीक कर दी थी। और फिर पौने 2 साल बाद वो अचानक गांव में लौट आए। इनकी आमद पर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर गांव वालों ने इस मौलवी को फारिग कर दिया और छोटे शाहजी ने अपने वालिद साहब की मसनद संभाल ली। छोटे शाहजी को यहाँ आए 2 महीने हो गए थे। वो अपने वालिद ही की तरह शफीक, मेहरबान और नेक थे। उन्होंने ग्रेजुएट के साथ मदरसे की तालीम भी पूरी कर ली थी और फिर इस ज़मीन की तरफ लौट आए थे जहां उन्होंने पहली बार आँख खोली थी। और आज इस शरीफ नफ्स ने एक बदमाश के सामने
सर झुकाने से इनकार कर दिया था। जहाँ सब हैरान थे वहीं उनकी सलामती की दुआएं भी कर रहे थे। करीने कयास था कि फीके ने कहीं उनको मरवा ही ना दिया हो। बासी की लाश ले जाने के बाद पुलिस दोबारा गांव में नजर नहीं आई। लोगों का यही कहना था कि फीके ने पुलिस को तफ्तीश करने से मना कर दिया था। अब हकीकत क्या थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता था। चौथे दिन शाम के वक्त इकबाल उर्फ बाला मुझे मिला। मैं उस वक्त साइकिल के पीछे डोल लादे साथ वाले गांव में दूध देने जा रहा था। वो मेरे पास आते हुए बोला, गामे, तुझे पता है छोटे शाहजी डेरे से भाग गए हैं। इसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तुझे किसने कहा? मैंने हैरत से पूछा। वो तुझे पता है ना, धीमे मुसल्ली से मेरी थोड़ी गलबात है। वो फीके का बंदा है, इसी ने बताया है, पर तू आगे किसी को ना बताना। फीके ने ये बात सबसे छुपा कर रखी है। तुझे भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू अपना पक्का यार है। उसने अपनी आवाज़ को दबाते हुए मुंह मेरे कान के नज़दीक करते हुए कहा, देख बात पक्की है ना? ये ना हो कि फीके ने इमाम साहब को मरवा दिया हो और दीमा तुझसे झूठ बोल रहा हो। मैंने तशवीश का इजहार किया। 16 आने पक्की बात है। इसकी बात ने मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ा दी। वाह बलिया, क्या खबर सुनाई है। दिल करता है कि तेरा मुंह चूम लूँ। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा। बस बस, इतना भी खुश ना हो कि लोग तेरा मुंह चूमने की आरज़ू करने लगें। इसकी बात का वाज़ेह मतलब था कि मैं कहीं बात आगे ना कर दूं। मैंने आज तक कोई बात आगे की है? मैंने खफगी से मुंह बनाते हुए कहा। जाने मन, इसीलिए तो तुझे बताई है, क्योंकि तेरा पेट इतनी बातें 9 महीने से भी ज़्यादा बर्दाश्त कर जाता है। और फिर वो हंसता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। इस दिन मैं बहुत खुश था। खुशी ऐसी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पक्की तस्दीक भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन सा हो गया था कि इमाम साहब फीके की कैसे भाग गए हैं। जब मैं दूध देकर वापस लौटा तो धीमी आवाज़ में सीटी बजाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सामने ही अम्मा चूल्हे के सामने बैठी अंगारों पर खुश्क लकड़ियां रखकर फूंकनी से फूंककर इन्हें भड़काने की कोशिश कर रही थी। बड़ा खुश नज़र आ रहा है। अम्मा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कुछ नहीं अम्मा, बस एवें ही। ये कहता हुआ मैं अपने कमरे में घुस गया। रात 2 बजे का वक्त होगा। अब्बा जी ने मुझे जगाया। कामे पुत्र, उठ पड़े, जोर का मी आया हुआ है। मैं रात डंगर बाहरी बांध आया था, जा इन्हें बरामदे में कर आकर। बेचारे पूरी रात ठंड में खड़े बद्दुआएं ही न देते रहें। अच्छा अब्बा जी, ये कहकर मैंने गर्म बिस्तर छोड़ा, बरसाती ली और हवेली की तरफ चल दिया। अभी मैं हवेली से कुछ दूर ही था कि मैंने किसी को खेतों की तरफ जाते देखा। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। हमारे गांव में डेरों पर रफ़े हाजिर का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग खेतों ही का रुख करते हैं। अगर मौसम खुशगवार होता तो मैं ऐसा ही समझता, लेकिन इतने ख़राब मौसम में किसी का इतने दूर खेतों में आना खिलाफ़े अक़ल था। मैं तजस्सुस से मजबूर उसके पीछे चल दिया। मखसूस फासला रखकर मैं इसके पीछे पीछे था। खेत अबूर करके उसने अपना रुख फीके के डेरे की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर वो फीके के डेरे के पास खड़ा सुनगुन लेता रहा, फिर वो घूमकर डेरे की पिछली जानिब मुड़ गया। मैं इसके पीछे लपका, लेकिन इतनी देर में वो खेत अबूर करके एक गली में दाखिल हो चुका था। मेरे पहुंचते पहुंचते उसका नामो निशान नापैद हो चुका था। पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया। फीके के डेरे के पास वो क्या लेने गया था? इन्हीं सोचों में खलता मैं हवेली पहुंचा, डंगर खोलकर अंदर बांधे और खल लौटाया। नींद की आगोश में गुम होने से पहले मुख्तलिफ किस्म के कई सवाल मेरे जहन में कुल बुला रहे थे। अगले दिन वही मामूल के काम निपटाने के बाद मैं चाचा गुलाम रसूल के घर चला गया। जीनो घर में झाड़ू दे रही थी और चाचा चारपाई पर बैठा हुक्के के कश लगा रहा था। चाचे का हाल अहवाल पूछने के बाद मैं जीनो के पास चला गया। मुझे देखकर वो बोली, गामे, छोटी शाहजी का कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुझे कुछ पता है तो बता दे। मेरी ज़बान लड़खड़ाई, लेकिन फिर मैंने इसे काबू कर लिया। वो वाही शख्सियत थी जिसके सामने मुझे झूठ बोलना मुश्किल हो जाता था। वो बाला कह रहा था कि छोटे शाहजी फीके के डेरे से भाग गए हैं। उसने इत्मीनान से कहा, क्या, कब और बाले को किसने कहा? मुझे उम्मीद तो थी कि बाले के पेट में बात नहीं रहेगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसको भी बता देगा। ज़ैनो का पेट इतना हल्का था कि अगले चंद घंटों में पूरे गांव में ये बात फैल जानी थी।
इसे धीमे ने बताया है, वही जिसकी पिछली जुमे मैंने टांग तोड़ी थी। चल मैं पता करता हूँ, बात पक्की है या किसी ने एवं ही फैला दी है। इतना कहकर मैं वहाँ से उठा और सीधा बाले के घर के सामने ब्रेक लगाई। बाला घर में ही था। सलाम दुआ के बाद मैंने उसके लत्ते लेने शुरू कर दिए। मुझे तो बड़ा कह रहा था कि बात पेट में रख, खुद जाके ज़ैनो को बता दी, अब पूरे गांव को पता चल जाएगा। मैंने गुस्से और खफगी की मिली जुली कैफियत में कहा, तुझे बता दिया इसने? उसने हैरानगी से कहा, नहीं, मुझे तो अल्हाम होना है। सवेरे जागा तो अल्हाम हुआ कि तूने ज़ैनो को बताया है। मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा, चल छोड़ यार, अब बंदा किस पर एतबार करे। इसने मुझसे वादा किया था कि किसी को नहीं बताएगी और तू इसके वादे पर एतबार कर गया। वाह वाह, ओए दिमाग के फारिग, इसने कभी अपने अब्बे की बात भी छुपाई है? उस दिन गांव में ऐलान करती फिरती थी, अब्बे की सोते में धोती खुल गई थी। जिसको अभी तक ये नहीं पता कि क्या बताना है और क्या नहीं, इसे तू जाके सब कुछ बताया। चल पुत्र, अब तू भी तैयार हो जा, बासु वाली जगह लटकने के लिए। चल, अब तो गलती हो गई ना, आइंदा मेरी तौबा जो इसे कोई बात बताई। आइंदा के लिए अगर तू बचा तो फिर सोचेंगे। यार डरा तो नहीं ना? मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। चल अब मुझे इजाज़त दे, अब्बे ने आज शहर जाना था। घर में अम्मा अकेली होगी, कोई काम ही पड़ जाना है तो वो कहाँ ढूंढती फिरेगी मुझे। मैंने इजाज़त तलब की और घर आ गया। अब्बा जी शहर जा चुके थे। अम्मा चरपाई पर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा की आवाज़ कानों से टकराई, कामे पुत्र, तेरा अब्बा कह गया था कि आज वो डंगरों का डॉक्टर आएगा, इस बूढ़ी गाय को टीका लगवा लेना। 3 दिन हो गए हैं, दूध कम दे रही है। अच्छा अम्मा, ये कहकर मैं छत पर चढ़ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया तो मैं इसे लेकर हवेली चला गया। ये रात के गालिबन 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब किसी ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। मेरा कमरा क्योंकि दरवाजे के साथ ही था, इसलिए मैं फ़ौरन उठ गया। इसके साथ ही चाचा गुलाम रसूल की आवाज़ सुनाई दी, ओ कामे पुत्र। मैं तेज़ी से बिस्तर छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका के चाचे को, इतनी रात में कोई मुश्किल ही होगी जो बीमारी के बावजूद खुद ही आ गया। इतनी देर तक अब्बा जी भी जाग चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला। चाचा फ़ौरन आगे बढ़ा और रोते हुए बोला, पुत्र, वो कमीना ज़ैनो को उठाकर ले गया है। मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे रोका भी है। अब्बा मेरे पीछे लपका, लेकिन मैं अपने होश खो चुका था। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। मेरा रुख फीके के डेरे की तरफ था और मुझे उसकी खबर नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। ज़हन में बस यही था कि वहाँ ज़ैनो है और आज मुझे गैरतमंद बनना है। ज़ैनो को इस दरिंदे के हाथों बचाना है या खुद मर जाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं डेरे पर पहुँचता, मैंने चीख सुनी। आवाज़ डेरे के अंदर से आई थी और किसी मर्द की मालूम होती थी। मैं सारे अंदेशे बाला ताक रखकर तेज़ी से डेरे की तरफ भागा। डेरे में दाखिल होकर मेरी सबसे पहले जिस शख्स पर नज़र पड़ी वो फीका था। इसकी कमीज़ खून में लिथड़ी हुई थी और वो पुश्त के बल ज़मीन पर पड़ा था। इसी असना में मेरी नज़र एक साए पर पड़ी जो दीवार फांदकर डेरे से बाहर जा रहा था। मैं इसके पीछे लपका। इतनी देर में वो दीवार फांद चुका था। मैंने जो ही दीवार फांदी वो मेरे सामने आ गया। इसका चेहरा देखकर मेरी ज़बान गूंग रह गई। वो छोटे शाहजी थे। छोटे शाहजी आप? मेरे मुंह से फंस कर अल्फाज निकले। हाँ मैं। अब जल्दी करो, जीनत को लो और घर जाओ, और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सवेरे मैं खुद सारे गांव वालों के सामने बता दूंगा कि फीके को मैंने मारा है। लेकिन आपने? मैं बमुश्किल इतना ही कह सका। हाँ गुलाम मोहम्मद, मैंने। तुम सोच रहे होगे कि एक ऐसा शख्स जो दूसरों की गलतियों पर भी खुद माफ़ी मांगा करता था, आज कातिल बना सामने खड़ा है। एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट इनके लबों पर लहराई और फिर मातूम हो गई। वो दोबारा गोया हुए, गुलाम मोहम्मद, तुम्हें पता है बासु को किसने मारा था? नहीं छोटे शाहजी, मैंने जवाब दिया। इसे भी मैंने मारा था, उन्होंने इत्मीनान से कहा। क्या? इसे भी आपने मारा था? हाँ, इसे भी मैंने ही मारा था, लेकिन क्यों मारा था ये मैं सवेरे गांव वालों के सामने बताऊंगा। इतना कहकर वो रुके नहीं और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। मैं डेरे में वापस आया। ज़ैनो चरपाई से बंधी हुई थी।
میں نے اسے کھولا اور سہارا دے کر گھر لے آیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس ڈیرے سے صحیح سلامت واپس نکلی تھی۔ سب حیران تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چاچا غلام رسول کے لبوں سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ ساری دعائیں قبول کروا کر ہی چھوڑتے۔ زینب بھی پہلے سے کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، کیونکہ حقیقت حال کا اسے بھی نہیں پتہ تھا۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ پھیکا مر چکا ہے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے میں نے مارا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف میں جانتا تھا اور وہ جس نے اسے مارا تھا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ اس بات نے کئی لوگوں کے چہروں پر سوگواری طاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے انہیں حقیقت حال سے روشناس کروایا تو وہ سب پہلے سے بھی زیادہ حیران نظر آنے لگے۔ صبح کے 8 بجے تھے، پنچایت لگی ہوئی تھی، پولیس موجود تھی۔ یہ انسپکٹر نیا آیا تھا اور سنا تھا کہ ایماندار بھی ہے۔ سب کو کسی کا انتظار تھا اور آخر وہ آ گیا۔ جو ہی چھوٹے شاہ جی نے پنچایت میں قدم رکھا، ہر چھوٹے بڑے کی نگاہ ان پر جم گئی۔ السلام علیکم۔ چھوٹے شاہ جی نے سلام کیا اور ایک خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلے انسپکٹر نے ہی ان سے سوال کیا، مولوی صاحب کیا آپ نے ہی پھیکے اور باسو کو قتل کیا ہے؟ جی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ بختیار کو جانتے ہو؟ اس نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ کہا۔ میں نے بختیار کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہاں وہی، یہ دونوں بھائی اسی کے لیے کام کرتے تھے اور مولوی صاحب بھی طبعی موت نہیں مرے، انہیں بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا اور پنچایت میں موجود گاؤں کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ ان کے والد صاحب تھے، پنچ نے جواب دیا۔ گاؤں والے شروع سے ہی چھوٹے شاہ جی کے والد کو مولوی صاحب ہی کہا کرتے تھے، جن کی دیکھا دیکھی چھوٹے شاہ جی نے بھی ان کو مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب فوت ہوئے؟ انسپکٹر نے پھر پوچھا۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، پنچ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بختیار کے بندے ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، جبکہ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ وہ طبعی موت مرے تھے؟ انسپکٹر نے چھوٹے شاہ جی سے پوچھا۔ چھوٹے شاہ جی کے آنے سے پہلے ہی پنچ انسپکٹر کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ گاؤں والے نہیں جانتے۔ سب سے پہلے مجھے تب شک پڑا تھا جب میں شہر سے لوٹا تھا اور مولوی صاحب کی چارپائی کے سرانے دائیں پائے کے ساتھ ان کی تسبیح گری دیکھی تھی۔ مولوی صاحب سوتے وقت تسبیح ہمیشہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے اور آج تک ان کی تسبیح کبھی چارپائی سے گری نہیں تھی۔ یقینی بات ہے کہ کسی نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا تو تسبیح نیچے جا گری اور پھر اس تکیے کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا اور دوبارہ اسی طرح تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں دیکھنے والا چاچا اللہ بخش تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب سر تک چادر اوڑھے سو رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں آج تک انہیں سینے سے اوپر چادر لے کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات، شاید کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ دروازہ اندر سے کھلا تھا، جبکہ کوئی بھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نہیں سوتا۔ چھوٹے شاہ جی اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ گاؤں والے جانتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے، اور اگر بیماری کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی اور باقی سب تو اتفاقات میں آتا ہے، یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا، انسپکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا مولوی صاحب اتنے بیمار تھے کہ وفات پا جاتے؟ چلیں ان سب کو اتفاق مان لیا جائے، لیکن یہ تو اتفاق نہیں ہے نا؟ چھوٹے شاہ جی نے ایک موبائل فون نکال کر انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ موبائل فون ہے جی، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ موبائل فون ہے، میں اتنا بھی کھامڑ نہیں ہوں۔ اس میں کیا ثبوت ہے؟ انسپکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹے شاہ جی نے موبائل واپس لے کر ایک ویڈیو چلائی اور انسپکٹر کے سامنے کر دی۔ انسپکٹر نے ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوٹے شاہ جی کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ ویڈیو تمہیں کہاں سے ملی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ ویڈیو کس نے بنائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ مجھے یہ باسو کے ڈیرے سے ملی ہے اور موبائل بھی باسو کا ہی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے انسپکٹر صاحب؟ پنچ نے پوچھا۔
आप खुद ही देख लें। इंस्पेक्टर ने मोबाइल इनकी तरफ बढ़ा दिया और फिर वो वीडियो बहुत से लोगों ने देखी। इस वीडियो में बासु कुमार मौलवी साहब के मुंह पर तकिया रखकर इनको मार रहा था। लेकिन बासु की तुम्हारे बाप से क्या दुश्मनी थी? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। बासु की मौलवी साहब से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसकी दुश्मनी पाकिस्तान से थी और मेरे वालिद साहब को पाकिस्तान से मोहब्बत थी। बस यही अदावत इन्हें ले गई। तुम बात बहुत घुमा फिरा कर करते हो, जो बात है वो साफ साफ बताओ। यह आज से 2.5 साल पहले की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में फ़िरका वारियत का अफरीद शहरों से होकर सादा लोग देहातियों को निगलने के लिए लपका। मैं इन दिनों शहर में पढ़ता था, कभी कभी ही गांव की तरफ चक्कर लगाता था। एक दिन लौटा तो मौलवी साहब काफ़ी परेशान थे। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग करिया करिया इश्तहार बांटते फिर रहे हैं, जिनसे फ़िरका वारियत को हवा मिलेगी और घर घर फसाद फैलेगा। इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह थी कि इन्हें भी इस बात पर मजबूर किया जा रहा था कि वो भी इस मुहिम में शामिल हो जाएं, जबकि इनकी सारी ज़िंदगी सबको एक करते गुजरी है। और इस सब के पीछे बख्तियार था, जो कि इस्लाम मुखालिफ मुल्कों का अलहकार है। इसी की शय पर जगह जगह कुफ्र के फतवों का बाजार गर्म था। जब मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया तो इन्हें कत्ल की धमकी दी गई और एक दिन वो ऐसे सोए कि दोबारा उठ ही ना सके। इनके कत्ल से 2 माह पहले बासु और उसका भाई फीका इस गांव में वारिद हुए थे। बासु और फीका ना भाई थे और ना ही मुसलमान। हमने पूरी छानबीन की है। इनके नाम श्रवण कुमार और शिवम सेना हैं। ये दोनों पड़ोसी मुल्क के टॉप क्लास के गुंडे थे, जिन्हें हायर करके तख्जीबकारी के मकसद से पाकिस्तान भेजा गया था, जहां इन्हें बख्तियार की मावनत करनी थी। और इससे अच्छी तख्जीबकारी क्या होती कि मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दिया जाए। शुरू में उन्होंने सिर्फ लोगों पर अपनी धाक बिठाई और जब वो जान गए कि इस गांव के लोग इतने बुज़दिल हैं कि अगर इनकी इज्जतें भी ख़राब कर दी जाएँ तो ये चूँ भी ना करेंगे, तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गांव के अक्सर लोग शहरों की तरफ भाग गए। फिर गांव में इनकी मर्ज़ी का एक मौलवी आया। वो वही कहता था जिसका इसे हुक्म दिया जाता था। श्रवण और शिवम ने सिर्फ इसी गांव पर ही बस नहीं किया था, बल्कि वो दूसरे गांव पर भी मुंह मारते थे और इनकी पुश्तपनाह ही बख्तियार करता था, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस वाला इन पर हाथ डालने से डरता था। और अगर किसी को ईमानदारी का भूत चढ़ भी जाता तो इसे उठाकर किसी और शहर में फेंक दिया जाता। फिर 2 माह पहले मैं इस गांव में आया। गांव वालों ने जब दूसरे मौलवी को चलता किया तो श्रवण और शिवम मेरे पास आए और वही बात सामने रखी जो 2.5 साल पहले मौलवी साहब के सामने रखी थी। अगर मैं तब इनकार कर देता तो आज इन दोनों की जगह मैं ऊपर पहुंच चुका होता। मैं 1.5 महीने तक रातों को जाग जाग कर डेरे की रेकी करता रहा कि कोई मौका मिले और मैं कुछ कर सकूं, और आखिर एक दिन मुझे मौका मिल गया। इस दिन श्रवण डेरे पर अकेला था और शिवम शहर गया हुआ था। मैं दीवार फांदकर डेरे में दाखिल हो गया। यानी इसी वक्त श्रवण यानी कि बासु रफ़े हाजित के लिए डेरे के एक कमरे से बाहर निकला और मैं इस कमरे में घुस गया। वो 10 मिनट बाद लौटा। इतनी देर में मैं कमरे की अच्छी तरह तलाशी ले चुका था। सिराने पड़ा एक खंजर भी मेरी तहवील में आ चुका था और अब मुझे श्रवण का इंतज़ार था। जो ही वो फरागत के बाद कमरे में दाखिल हुआ, मैंने दरवाजे की ओर से निकलकर पहला बार इसके सीने पर किया और आधा खंजर इसके सीने में तराजू हो गया। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पे दर पे 5 मज़ीद बार किए। जब वो ठंडा हो गया तो चरपाई की निवार से इसे फंदा लगाकर डेरे के अंदर ही पीपल के दरख्त से लटका दिया। तलाशी के दौरान में जो चीज़ें मेरे हाथ लगी थीं, इनमें एक ये मोबाइल भी था जिसमें समर ने वीडियो बनाई थी। शायद अपने आका को अपना कारनामा दिखाना चाहता हो। इसे चाहिए तो ये था कि मोबाइल ही ज़ाया कर देता, लेकिन इसने सिर्फ वीडियो डिलीट करने पर ही इक्तफा कर लिया। मुझे जब मोबाइल मिला तो मैंने डेटा रिकवरी के ज़रिए इसका सारा डेटा रिकवर कर लिया और इसी डेटा में ये वीडियो भी मिली। जिस बात का पहले मुझे सिर्फ शक था, इस बात की तस्दीक हो गई थी। मैं कोई मुजरिम नहीं था, लेकिन जब इंसानियत पर ज़र्ब पड़ने लगी तो तस्बीह और मुसल्ला छोड़कर शमशीर थामनी पड़ी। जब इंसान किसी बात का मुसम्मम इरादा कर लेता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते पैदा करता जाता है।
میرے اناڑیپن کی وجہ سے ارجن کو میری کارکردگی کا علم ہو گیا اور اگلے دن وہ جنازے کے بہانے مجھے اٹھا کر ڈیرے پر لے گیا، جہاں سے میں موقع پا کر فرار ہو گیا۔ 3-4 دن میں نے چکر لگائے کہ کوئی موقع ملے اور میں شیوم کا بھی کچھ کر سکوں۔ اس دوران میں گاؤں کے ایک شخص نے میرا پیچھا بھی کیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کے پیچھا کرنے سے واقف ہوں اور اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹے شاہ جی کا واضح اشارہ میری جانب تھا اور کل رات وہ چاچا غلام رسول کی بیٹی زینت کو اٹھا لے گیا۔ اس وقت اس کے ڈیرے پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا اور اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ اسے اور مہلت دی جائے، لہٰذا کل میں نے اس کو بھی اس کے منہ بولے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ تم ان کو قانون کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ جوش و جذبات میں یہ غلطی تو ہوئی، مجھے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں نے برا کیا، اب اسے سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 موبائل ہیں، ان میں میسیجز اور کالز کے مکمل ریکارڈ موجود ہیں اور کچھ لوگوں کے قتل کی ویڈیوز بھی، جن میں 3 بڑے علماء اور 2 سیاسی لیڈرز بھی شامل ہیں۔ انسپکٹر ثبوت اور چھوٹے شاہ جی کو لے گیا۔ چند ماہ بعد وہی ہوا جس کا ڈر مجھے تھا، بختیار کو باعزت بری کر دیا گیا اور چھوٹے شاہ جی کو 2 بے قصور لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ جس دن ان کو سزا ہوئی اس کے 1 ہفتے بعد سننے میں آیا کہ وہ جیل سے فرار ہو گئے ہیں اور ان کے فرار کے کچھ ہی دن بعد بختیار اپنی حویلی میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر بھی خنجر کے 6 زخم تھے۔ بختیار کو مرے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ چھپا رستم آج تک پولیس کو نہیں مل سکا، جس کی شرافت کی سارا گاؤں مثالیں دیا کرتا تھا۔